नमस्कार। हमने अपने पिछले व्याख्यान में जो कि फ्रेजनल रिलेशन के ऊपर था, उसका मैंने पहला भाग कवर किया था। उस भाग में जो काम किया गया, जो कुछ प्रथम भाग के प्रमुख बिंदु है, उनको आपकी स्मृति में पुनः मैं याद कराऊं। एक तो हमने ये सिद्ध किया था स्टोक्स लॉ के अनुसार कि जब कभी कभी कोई किरण सघन माध्यम से परावर्तित होगी तो उसमें सघन माध्यम से परावर्तित होने पर पाई का अतिरिक्त कलांतर आ जाएगा। फ्रेस्नेल रिलेशन जो हमने बतलाए थे, वो हमने बतलाया था कि परावर्तित और अपवर्तित विद्युत चुंबकीय तरंगों के आयाम का आपातित विद्युत चुंबकीय तरंग के आयाम के साथ जो संबंध बनता है, वह संबंध फ्रेस्नेल रिलेशन कहलाता है। और हम इस रिलेशन के आधार पर पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन को सिद्ध करेंगे, उसको समझाएंगे। बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे कि हमने आइनोस्फीयर के कंसेप्ट में पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को कितने सुंदर तरीके से समझाया था, आपने समझा था। इस केस में दो प्रकार की स्थिति बनती थी। एक स्थिति थी व्हेन ई वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ इंसिडेंस। हमने इस आर्टिकल को भाग 1 में सिद्ध किया था और इससे दो हमारे फ्रेस्नेल रिलेशन निकाले थे। और इस रिलेशन से हमने यह रिलेशन भी निकाल लिया था कि जब कभी किरण सघन माध्यम से परावर्तित होगी तो उसमें पाई का अतिरिक्त कलांतर आ जाएगा। दो रिलेशन जो निकाले गए थे वो परावर्तन और अपवर्तन गुणांक निकाले गए थे। आपको ध्यान होगा परावर्तन गुणांक जो आया था वो माइनस साइन ऑफ थीटा आई माइनस थीटा आर डिवाइडेड बाई साइन ऑफ थीटा आई प्लस थीटा आर था, जबकि अपवर्तन गुणांक जो निकाला गया था वो 2 cos थीटा आई साइन थीटा आर अपॉन साइन ऑफ थीटा आई प्लस थीटा आर हमने निकाला था। आज हम सेकंड केस डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड केस बहुत इंपॉर्टेंट केस है जिसमें कि हम ये डिस्कस कर रहे हैं ई प्लेन इज पैरेलल टू प्लेन ऑफ इंसिडेंस। आप इस डायग्राम पर देखिएगा, दो तरह के माध्यम हैं, दो तरह के मीडियम हैं, जिसको मैंने म्यू1 और एप्सिलॉन 1 से पहले माध्यम को दिखाया है, द्वितीय माध्यम को म्यू2 और एप्सिलॉन 2 से दिखाया है। और इस स्थिति में जो तीनों तरंग के विद्युत सदिश हैं वो तीनों तरंग यानी आपतन तल के समांतर हैं तथा एच सदिश आपतन तल के लंबवत है। तो इंटरफेस पर चूंकि ये समांतर हैं, अतः जो बाउंड्री कंडीशंस है उस बाउंड्री कंडीशंस के अनुसार हमें जो कंडीशन लिखना चाहिए वह कंडीशन है H01 प्लस H01 प्राइम इज इक्वल्स टू H02। अब हम इस डायग्राम से इनके मान z अक्ष के अनुदिश लिख रहे हैं। z अक्ष के अनुदिश इसके मान हो गए हैं E01 cos थीटा आई माइनस E01 प्राइम cos थीटा आर प्राइम इज इक्वल्स टू E02 cos ऑफ थीटा आर। हम इस सब्स्टिट्यूशन के बाद में चूँकि थीटा आई इज इक्वल्स टू थीटा आर प्राइम है, इस रिजल्ट का प्रयोग करते हैं और इस रिजल्ट का प्रयोग करने पर हमें यह समीकरण प्राप्त हो रही है। हमने पिछले आर्टिकल में पार्ट 1 में किस प्रकार से ड्राइव किया था, h इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन बाई म्यू ई, ये हमने पिछले उसमें ड्राइव किया था। अतः हम इसको यूज कर रहे हैं और इसको यूज करके हमें जो E01 और E01 प्राइम के जो टर्म मिल रही है वह इस प्रकार से प्राप्त हो गई है। इस टर्म से हम E01 प्राइम अपॉन E01 के मान लिख सकते हैं, क्योंकि इस लेफ्ट हैंड साइड का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमें स्क्वायर करने पर रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का मान प्राप्त हो सकेगा। बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे हमने पिछले आर्टिकल में किया था। अब हम ट्रांसमिशन कोफिशिएंट के लिए भी बात करें तो पहले की तरह जो इक्वेशन 1A आई है उस 1A इक्वेशन में E01 प्राइम का मान रख दें और जब हम इसका मान सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो हम बिल्कुल ट्रांसमिशन कोफिशिएंट को निकालने का प्रयास करें और उसको निकालने पर हमें जो मान प्राप्त हो रहा है वह मान E02 अपॉन E01
इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन बाई म्यू 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन 2 म्यू 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन 1 म्यू 1 कॉस थीटा आर अपॉन कॉस थीटा आई। मैंने इसको इक्वेशन नंबर 2b कहा है। आप देखिएगा, हमने दो समीकरण पहले पार्ट में निकाली थी, दो समीकरण आज निकाली है जिसको मैंने 2a और 2b कहा है। ये मूलतः फ्रेनल रिलेशन कहला रहे हैं। अब हम फ्रेनल रिलेशंस को नॉन कंडक्टिंग मीडिया पर विचार कर रहे हैं। नॉन कंडक्टिव मीडिया पर लेने पर μ1 और μ2 दोनों के मान समान मान रहे हैं, जिसके मान μ0 के बराबर हैं। तो दोनों ये जो कोफिशेंट निकाले हैं, इन दोनों कोफिशेंट में हम अप एंड डाउन दोनों में स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन 1 का भाग दे रहे हैं। और जब हम इसका भाग दे रहे हैं तो आप देखिएगा जो टर्म हमको प्राप्त हो रही है वह टर्म किस प्रकार से है, साइन 2 थीटा आई माइनस साइन 2 थीटा आर अपॉन साइन ऑफ 2 थीटा आई अपॉन साइन 2 थीटा आर। जब हम इसको सिंप्लीफाइड कर रहे हैं तो सिंप्लीफाइड करने पर हमको जो रिलेशन प्राप्त हो रहा है वह रिलेशन प्राप्त हो रहा है E01 प्राइम अपॉन E01 विद इन को ब्रैकेट पैरेलल। जब मैं इसमें पैरेलल का चिन्ह बनाया हूँ तो आपको ये बात समझाने के लिए लिखा हूँ कि इसमें इलेक्ट्रिक वेक्टर इज पैरेलल टू प्लेन ऑफ इंसिडेंस। और इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर 3b मार्क 3b मार्क किया है। और इसी प्रकार से अब हम इक्वेशन 2b को टैकल कर सकते हैं, जिससे कि हमें ट्रांसमिशन कोफिशिएंट मिलेगा। वह मान है E02 अपॉन E01। और इस मान को हम जब सॉल्व कर रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिकल सॉल्यूशन से हमें इसका जो मान प्राप्त हो रहा है वह मान हो गया है 2 साइन थीटा आर कॉस थीटा आई अपॉन साइन ऑफ थीटा आई प्लस थीटा आर कॉस थीटा आई माइनस थीटा आर। ये समीकरण नंबर 4 हो गया है। समीकरण 3 और समीकरण 4 के लेफ्ट हैंड साइड के जो वर्ग हैं वह वर्ग परावर्तन और अपवर्तन गुणांक कहलाते हैं। हम समीकरण 3 और 4 को फ्रेनल रिलेशन कह सकते हैं। तो हमने जो दो काम किया आपने देखा, दो समीकरण हमने प्राप्त की है। दो समीकरण में पहले जो समीकरण थी वह समीकरण किस प्रकार से आई थी आपको ध्यान होगा। आप देखिएगा, कुल मिलाकर के जो 4 समीकरण का सेट आया है, उस 4 समीकरण के सेट में जो प्रथम 2 समीकरण मैंने इसमें लिखी हैं वो कब है, जब ई सदिश आपतन के तल के समांतर है। तो प्रथम 2 समीकरण हैं जिनकी अभी हमने व्युत्पत्ति की है। और अंतिम 2 समीकरण हैं वह हमारे पार्ट 1 में हमने ड्राइव किए थे। और पार्ट 1 में हमने क्या लिया था कि जब ई सदिश आपतन के तल के अभिलंबित है। तो आप कुल मिलाकर के देखिएगा हमारे पास ये 4 इक्वेशन का सेट आ गया है। मैंने पहली इक्वेशंस को फर्स्ट ए और बी कहा है, सेकंड इक्वेशन को 2a और 2b कहा है। अब हम इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। और आप देखिएगा E01, E01 प्राइम, E02 इस चारों समीकरण में आपतित, परावर्तित और अपवर्तित तरंगों के आयाम हैं। आप देखिए, अगर थीटा आई प्लस थीटा आर इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है, अर्थात परावर्तित थीटा आई बराबर थीटा आर प्राइम है तथा अपवर्तित तरंगों के मध्य में 90 डिग्री हो जाता है, तो हम समीकरण 1a से देख सकते हैं कि tan थीटा आई प्लस थीटा आर का मान अनंत हो जाने से E01 प्राइम अपॉन E01 पैरेलल फर्स्ट ए का जो मान होगा वह 0 हो जाएगा। इसका अर्थ क्या निकला? इसका अर्थ ये हुआ कि यदि थीटा आई प्लस थीटा आर बराबर 90 डिग्री शर्त की पालना करती हुई अनपोलराइज वेव है, तो 2 माध्यमों के इंटरफेस पर यदि ये आपतित होगी तो फर्स्ट ए के अनुसार निश्चित रूप से आपतन तल के समांतर विद्युत घटक परावर्तित नहीं होगा। जबकि आपकी जो सेकंड ए समीकरण है उसके अनुसार जो बात हमें मिल रही है वह बात क्या है कि आपतन तल के लंबरूप विद्युत घटक परावर्तित हो जाता है। अर्थात जो परावर्तित तरंग है वह परावर्तित तरंग ध्रुवित होती है।
आप देखिएगा परावर्तित तरंग किस प्रकार से ध्रुवित हो रही है, उसका जो तार्किक है वह फर्स्ट ए और 2B से प्राप्त हो गया है। फर्स्ट ए से हमें रिजल्ट मिला है कि जो आपतन तल के समांतर विद्युत घटक है वह परावर्तित नहीं होगा, जबकि सेकंड ए इक्वेशन से हमको ये जानकारी मिली है आपतन तल के लंबरूप विद्युत घटक परावर्तित हो जाएगा। फलस्वरूप जो परावर्तित तरंग है वह कैसी हो जाएगी, पोलराइज हो जाएगी। आप देखिएगा, और जब कभी कोई अनपोलराइज लाइट है वह किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम, मान लीजिए गिलास है, उसके ऊपर आपतित होता है, तो परावर्तित प्रकाश में सदैव कुछ ना कुछ ध्रुवण की मात्रा होती है, कुछ ना कुछ उसका आंशिक ध्रुवण होता ही है। ध्रुवण की जो मात्रा है वह आपतन कोण पर निर्भर करती है, और एक विशेष आपतन कोण पर परावर्तित किरण 100% पोलराइज हो जाती है, और जो विशेष आपतन कोण होगा उस विशेष आपतन कोण को हम बूस्टर्स एंगल कह सकते हैं, पोलराइज एंगल कह सकते हैं। गिलास के केस में जो ध्रुवण कोण का मान होता है वह जनरली 56 डिग्री होता है, अर्थात कांच के माध्यम पर यदि किरण 56 डिग्री पर आपतित हो तो परावर्तित और अपवर्तित किरणें समतल ध्रुवित होती हैं, तथा परावर्तित किरणों में प्रकाश के कंपन आपतन तल के लंबवत होते हैं, जबकि अपवर्तित किरण में आपतन तल के समांतर कंपन होते हैं। ये मैंने बूस्टर्स लॉ आपको बताया है, और जो ये डायग्राम है इसमें बताया है कि किस प्रकार से आपतन कोण पर जो परावर्तित किरण है वह समतल ध्रुवित हो गई है। इसमें इलेक्ट्रिक वेक्टर की जो वाइब्रेशंस हैं आप उनको भी समझ सकते हैं कि जो परावर्तित किरण है उसमें इलेक्ट्रिक वेक्टर की जो वाइब्रेशन है वो आपतन तल के लंबरूप हैं। समीकरण 1A से हम समझ सकते हैं E01 प्राइम अपॉन E01 का मान धनात्मक होगा यदि थीटा आई इज ग्रेटर देन थीटा आर, राइट। हम डिग्री ऑफ पोलराइजेशन, हम अध्रुवित प्रकाश किरण के जब ध्रुवण कोण के अतिरिक्त अन्य किसी कोण पर आपतित होती है तो कुछ ध्रुवण की मात्रा हमेशा रहती है। हम डिग्री ऑफ पोलराइजेशन को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। डिग्री ऑफ पोलराइजेशन को डिटरमाइन करने के लिए जो सूत्र उपयोग में लिया जाता है वह सूत्र है P इज डिग्री ऑफ पोलराइजेशन, P इज टू R परपेंडिकुलर माइनस R पैरेलल डिवाइडेड बाई R परपेंडिकुलर प्लस R पैरेलल, जहाँ पर कि R परपेंडिकुलर का मान साइन स्क्वायर थीटा आई माइनस थीटा आर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा आई प्लस थीटा आर है, जबकि R पैरेलल का जो मान है वह tan स्क्वायर थीटा आई माइनस थीटा आर डिवाइडेड बाई टेंजेंट स्क्वायर थीटा आई प्लस थीटा आर है। इसमें सभी मानों को रख करके P के मान से हम ध्रुवण की मात्रा की गणना कर सकते हैं। धन्यवाद।